चलो तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जरा ध्यान से समझो। एक एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, पर सवाल यह है कि सबसे पहले तो एटम, ये एटम की हिस्ट्री क्या है, किसने बताया एटम। तो देखो भैया, एटम के बारे में अगर ऑफिशियली चेक करें तो जॉन डॉल्टन ने बताया, लेकिन हमारे जो ऋषि थे, हमारे एक ऋषि थे, ऋषि कणद आई थिंक, उन्होंने पहले ही अणु परमाणु के बारे में बता दिया था। अणु और परमाणु की थ्योरी पहले दे दी थी, लेकिन क्योंकि वो इतने अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो वहां तक नहीं पहुंचे हुए, आत्मा नहीं थी, तो बेसिकली वो ना उसको रजिस्टर नहीं कर सके। लेकिन एटम शब्द सबसे पहले दिया था डॉल्टन ने। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, कोई भी मैटर होता है ना, कोई भी मैटर, मैटर किसको बोलते हैं, जो जिसके पास मास हो और जो स्पेस को घेरता हो उसको मैटर कहते हैं। जैसे कि ये पेन भी ले लोगे तो पेन एक मैटर है, आप खुद भी एक मैटर हो, आपका मास है। मैं आपसे पूछूं आप कितना भार है, बोलोगे 70 किलो, 60 किलो, 50 किलो। कोई एकदम फैल चुका होगा तो 70 से 100 किलो हो गया होगा, 150 किलो हो गया होगा। सो यू हैव मास, आ रहा है समझ में। और आप जब आप बैठते हो तो स्पेस घेरते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप बैठ गए तो कोई स्पेस ही नहीं घेर रहे हो और आपके ऊपर आके कोई भी बैठ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो बेसिकली जो चीज जिसके पास मास होता है और बेसिकली जो स्पेस घेरती है, वो सारी की सारी मैटर कहलाती हैं। आ गया समझ में? ध्यान से समझना। आप, मैं, पेन, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, यो हनी सिंह, बादशाह, कोई भी ले लो, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऑल आर मैटर्स, ऑल हैव मास, ऑल आर एक्चुअली टेकिंग स्पेसेस। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, उनके पास मास है, ये स्पेस स्पेस लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो स्पेस घेरते हैं। समझ में आ गया? और एक्चुअली ये जितने भी मैटर होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको एटम बोलते हैं। ऑल मैटर आर मेड अप विद स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऐसा किसका कहना था? डोल्टन का कहना था। जितने भी इस यूनिवर्स में मैटर हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको एटम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एटम का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल का जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था? डोल्टन ने दिया था। डोल्टन ये कहता था, भाई साहब, डोल्टन बड़ा तेज था, वो ये कहता था कि भैया ऐसा है, जितने भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बनते हैं। शब्द को पकड़ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब वो ये कहता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अपने आप में गलत था, क्योंकि बाद में एटम को डिवाइड कर दिया गया था, वो अलग बात है। लेकिन एटम के रिस्पेक्टेड में थ्योरी तो पढ़ने की जरूरत है। डोल्टन पहला ऐसा बंदा था जिसने कहा था कि भैया जो एटम होता है वो सॉलिड स्फेयर की तरह होता है। समझ में आ गया? एक बॉल के जैसा एटम का शेप होता है। मैं आपको इसके बारे में भी थ्योरी बताऊं। आप कभी एटम की शेप को कभी चकोर नहीं बोलते हो, आयत नहीं बोलते, मतलब स्क्वायर नहीं बोलते हो, रेक्टेंगल नहीं बोलते हो, हमेशा गोल ही क्यों बोलते हो? उसका रीजन क्या है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके पीछे भी एक थ्योरी है। अगर डोल्टन ने बोला कि एटम स्फेरिकल होता है तो उसके पीछे की थ्योरी क्या है? उसके पीछे की थ्योरी है कि नेचुरली कोई भी चीज होती है वो अपनी राउंड शेप कर लेती है, क्योंकि उससे इसका ना फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, बारिश की बूंदे, जब आप बारिश में बाहर निकालो तो बारिश की बूंदे गोल होती है। नेचुरली जो भी चीज पैदा हुई है वो गोल होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। जैसे अपनी अर्थ, वो गोल है, स्फेरिकल शेप की है। मून, सन स्फेरिकल शेप के हैं। आपने कभी देखा हो जो नेचुरली चीजें पैदा होती हैं वो अमूमन स्फेरिकल शेप ले लेती है। अंगूर, तरबूज, ठीक है, उनके पास एक स्फेरिकल शेप है, क्योंकि उनकी उस शेप की वजह से उनकी बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और बेसिकली उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन कि वो एक नेचुरली जो भी चीज अवेलेबल है वो स्फेरिकल शेप ले लेती है। समझ में आ गया? फ्रिक्शन घट जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्फेरिकल शेप से पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाती है। दोज आर द रीजन, बहुत सारे स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट नेचुरली जो भी चीज पैदा होती है वो स्फेरिकल होती है नेचुरली। समझ में आ गया? अब डोल्टन ने सोचा भैया अपना सन भी गोल है, मून भी गोल है, अर्थ भी गोल है, तो एटम भी गोल होना चाहिए। क्या बोला? सन भी गोल है, मून भी गोल है, अर्थ भी गोल है, अंगूर भी गोल है, तरबूज भी गोल है, तो एटम भी गोल होगा। सो दैट इज द रीजन उसने कहा कि भैया सॉलिड स्फेरिकल बॉल के टाइप की शेप होती है। जॉन डोल्टन ने इसको प्रोड्यूस किया था, ठीक है, प्रपोज किया था कि भैया गोल होएगा, अपना एटम भी गोल होएगा। जैसे मतलब धरती गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, अंगूर गोल, तरबूज गोल, तो एटम भी गोल। आया सबको समझ में? सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से बोला गया कि भैया एटम गोल होता है। और एक्चुअली किसी भी मैटर का एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता।
ये उसने बोला था। बट डोल्टन की थ्योरी को थोड़ा और डीपली समझते हैं। उसने और क्या क्या बकवास बोली, बकवास तो नहीं थी वैसे, बेसिकली सब चीजें बात थी लेकिन जरा देखो वो क्या कहता था। उसकी पहली चीज ये थी, वो पहली थ्योरी में बोलता था कि भैया एटम एक्चुअली हार्ड होते हैं, एटम डेंस होते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं। सीधी सी बात बोलता था कि एटम हार्ड होते हैं, एटम डेंस होते हैं, एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं जिनको डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या बोलता था, ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ यूनिक काइंड ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट आप पूरी पीरियोडिक टेबल में देखते हो, जैसे कि आप बोलो कि कार्बन, तो कार्बन एलिमेंट के अंदर आपको कार्बन के एटम मिलेंगे। आया समझ में। हाइड्रोजन एलिमेंट में आपको हाइड्रोजन के एटम ही मिलेंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट में आपको ऑक्सीजन के एटम ही मिलेंगे और वो यूनिक होते हैं। आ गया समझ में। ये मतलब निकलता है उसकी सेकंड चीज का। ठीक है। और जितने भी किसी एलिमेंट में एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मास में भी आइडेंटिकल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि ये एलिमेंट है, इसमें कार्बन के एटम है, उनके मास भी आइडेंटिकल होते हैं। अगर भाई ये 12 ग्राम पर मोल का है तो ये भी 12 ग्राम पर मोल का, ये भी 12 ग्राम पर मोल का है, तो सबका मास भी सेम है, ये भी बोलता था। इसके अलावा और वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये तो सबको पता है यार। अगर मैं एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करूं तो उसमें हाइड्रोजन एटम होएगा, एलिमेंट कार्बन की बात करो तो उसमें कार्बन एटम होएगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम थोड़ी होएगी। समझ में आ गया। सबको पता है कि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है और कार्बन एक सॉलिड होता है। समझ में आ गया, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो स्टेबल ही है ना। समझ में आया। तो ये उसकी तीसरी चीज उसने प्रपोज की थी कि भैया अब इसमें देखते हो कि बात समझो। हालांकि डोल्टन ने एक बात गलत बोली लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें सही भी बोली थी। उसकी एक ही चीज गलत थी कि वो कहता था कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो कि सच नहीं था। चौथी बात क्या बोलता था, चौथी बात ये कहता था कि ऑल द एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक मास। तुम पहले भी कह चुके हैं कि अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने कार्बन एलिमेंट की बात करी तो उसमें कार्बन एटम होंगे। अब जितने भी कार्बन एटम होंगे सबका मास सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये भी उसने बात बोली। फिर वो कहता है कि जो आपके अलग अलग एटम है ना, वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक एटम Na का लिया, एक एटम Cl का लिया, तो एक NaCl फॉर्म हो सकता है फिक्स रेशो में। दो अलग अलग एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। आगे समझ में। दो फिक्स रेशो में एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ये भी उसका कहना था, जैसे कि NaCl। फिर वो क्या बोलता था, छठी बात उसकी मेरी बड़ी फेवरेट थी, जो बहुत अच्छी बोलता था। वो ये कहता था कि केमिकल रिएक्शन है ना, ये सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम का। ऐसा नहीं है कि आपने लिया कुछ और निकल कुछ और रहा है, वो नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपने घोड़े घोड़े का रिप्रोडक्शन करवाया और गधा पैदा हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा थोड़ी होगा कि घोड़ा रिप्रोडक्शन किया और फाइनली जब बर्थ हुआ तो गधा पैदा हो गया, या गधे का रिप्रोडक्शन हुआ तो घोड़ा पैदा हो गया। ऐसा नहीं पॉसिबल है। अब वो कहता है कि भैया देखो, सीधी सी बात है, अगर आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने मान लो H2 लिया प्लस O2 लिया और उससे आपने पानी बनाया, H2O बनाया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कि कभी भी ऐसा थोड़ी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन का कंपाउंड बना देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, दो गधों ने रिएक्ट किया और घोड़ा बन गया, ऐसे नहीं पॉसिबल है। वो कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितना लिया, जितनी मात्रा में लिया, वो सिर्फ अपने आप को रीअरेंज करके मॉलिक्यूल बना रहा होता है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है उसकी, रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को। यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम है, ये देखो हाइड्रोजन के एटम आपस में बॉन्डेड है, यहां पर ऑक्सीजन के एटम आपस में बॉन्डेड है। जब इससे एक नया कंपाउंड बनेगा H2O, तो बेसिकली वो कर क्या रहे, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर नाइट्रोजन बना रहा या सल्फर बना देगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो वो महान है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग भी करते हैं। बैलेंसिंग का रीजन यही होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम सिर्फ रीऑर्गेनाइज होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नया पैदा हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस रिएक्शंस, जो न्यूक्लियस रिएक्शंस होती है उनको छोड़ के, क्योंकि न्यूक्लियस रिएक्शन में ऐसा जरूर होता है कि वहां पर कुछ नया आइटम पैदा हो सकता है, लेकिन जनरल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता।